बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 7 अप्रैल और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले आपको लाहौर रायवंड लेकर चलते हैं, जहां से आपको खबर ये देंगे कि मौजूदा चौधरी निज़ामुद्दीन ने नवाज शरीफ के मुल्क छोड़ने पर पाबंदी लगा रखी है। जी हाँ, है ना इंटरेस्टिंग खबर। जी बिल्कुल इंटरेस्टिंग खबर है और आपको इसका बैकग्राउंड बताते हैं। याद कीजिए, अब से चंद हफ्ते पहले तकरीबन रमज़ान करीम के शुरू में नून लीग ने खुद से ये ऐलान किया था और नून लीग के मोतबर लोगों ने, अहम लोगों ने, जैसा कि ख्वाजा आसिफ और दूसरे लोगों ने बाकायदा इस चीज़ का ऐलान फरमाया था कि नवाज शरीफ साहब रमज़ान करीम के आखिरी अशरे में सऊदी अरब जाएंगे। वहाँ पर वो उम्रे की सआदत हासिल करेंगे और उसके बाद उनकी कुछ तबीयत ख़राब है, अपने टेस्ट और इलाज करवाने के लिए वो सऊदी अरब से लंदन चले जाएंगे। ये ख़बर नून लीग ने हमें खुद दी थी। अब आप क्या देखते हैं कि अब शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी और दूसरे लोग जो हैं वो उम्रे की सआदत लेने के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं और नवाज शरीफ उस वफ्त में शामिल नहीं है। पूरे का पूरा अहल खाना उसमें शामिल है, सवाए नवाज शरीफ के वो उस अहल खाना के वफ्त में शामिल नहीं हैं। इससे जाहिर है चमगोइयाँ शुरू हुई और एन उसी वक्त हसन तैमूर झक्कड़ साहब ने जो है ये खबर दी कि नवाज शरीफ के ऊपर पाबंदी है कि वो लाहौर नहीं छोड़ सकते, वो पाकिस्तान नहीं छोड़ सकते। लाहौर तो नहीं, क्योंकि अंदरून मुल्क तो उन पर पाबंदी नहीं है, गालिबन बैरून मुल्क जाने से चौधरी निज़ामुद्दीन ने मना किया है और इसमें उनके अपने भाई ने भी कॉपरेट किया है और उसका भी ख्याल यही है कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क के अंदर ही रखा जाए। वजह क्या बनी है ये? हसन तैमूर झक्कड़ साहब की इस खबर के बाद हमने अपने तौर पर इस खबर की तस्दीक करने की कोशिश की। अब जाहिर है ये सुनी सुनाई खबर है, इसमें तज्जिया भी शामिल है, क्योंकि इसके कोई हतमी डॉक्यूमेंट्स तो हमारे सामने आ नहीं सकते, क्योंकि अंदर की बात है। अगर चौधरी निज़ामुद्दीन ने अंदर खाते ये चीज़ कन्वे की है तो जाहिर है उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, कोई उसका ऐसे सबूत का ट्रेल नहीं होगा जो हम आपके सामने रख सकें। तो जिन 2-3 मोतबर रिपोर्टर्स और सहाफ़ियों के साथ लाहौर में हमने बात की, उनका ख्याल भी ये है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, क्योंकि नवाज शरीफ यहाँ कर तो कुछ रहे नहीं पाकिस्तान में। उनका कहना यह है कि वो सवाए मरियम बीबी के साथ वो फैसलाबाद गए थे या 2-3 दफ़ा वोट डालने गए हैं। अमूमी तौर पर वो घर पर ही रहते हैं और बोर होते रहते हैं, जिसे उर्फ़ आम में मक्खियाँ मारना कहते हैं। तो इन हालात के अंदर नवाज शरीफ तो हर सूरत उम्रा करने जाते, कभी ना रुकते, और स्पेशली जब उनका भाई भी जा रहा है और दूसरे सारे अहल खाना भी जा रहे हैं तो वो क्यों रुकते। इन हालात से जो लाहौर के अंदर पॉलिटिकल पंडित हैं उनका भी अंदाज़ा है कि ये हसन तैमूर झक्कड़ साहब की जो खबर है, या उनका अंदाज़ा है, ये करीब तरीन है हालात के, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को हाल ही में दोबारा से आपको पता है ना, वो एक मिर्गी का दौरा पड़ता है बहुत सारे लोगों को। हंसने की बात नहीं, वो तो एक बीमारी होती है, लेकिन मैं ये सियासी मिर्गी का दौरा पड़ने की बात कर रहा हूँ। ये सियासी जो इनकलाब का, इन्हें झूठा, असल इनकलाब का दौरा भी अच्छी चीज़ होती है। ये जो झूठा दौरा इनको पड़ रहा है इनकलाब का, जो फ़ौरन, वैसे उसमें तो किसी और तरीके से दवा दारू से ठीक होता है, ये किसी और तरीके से ठीक होता है इनका ये वाला दौरा, और आपको पता है कि वो कैसे ठीक होता है, वो माजी में आप देख चुके हैं। हसन तैमूर झक्कड़ साहब की खबर और लाहौर में मौजूद पॉलिटिकल एनालिस्ट और पंडित, उनसे बात करने के बाद और जो हमारा अपना एनालिसिस है उससे ये बात खासी सच होती हुई लग रही है कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क छोड़ने की पाबंदी है, वरना कोई वजह नज़र नहीं आ रही कि वो इस टाइम वहाँ पर उम्रा के लिए ना जाते और वहाँ से लंदन ना जाते, क्योंकि आने वाले कई हफ्तों तक उनका इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई काम नहीं है और उनकी हैसियत इस टाइम पुराने, माजरत के साथ ये कह रहा हूँ, लेकिन घर की किसी नुक्कड़ में, बल्कि स्टोर रूम में पड़े पुराने फर्नीचर की है, जिसके साथ यादें तो वाबस्ता हैं, जिसकी माजी की तो बहुत सारी झलकियाँ लोगों को नज़र आ सकती हैं। उसके माजी पर तो बात की जा सकती है, इस कुर्सी पर फ़लाँ बैठा था, फ़लाँ बैठा था, फ़लाँ बैठा था, लेकिन अब उस कुर्सी की टांगें टूट चुकी हैं, या पंजाबी में कहते हैं चूड़ें ढीली हो चुकी हैं, और अब वो कुर्सी जो है वो किसी ड्राइंग रूम की जीनत नहीं है, बल्कि वो स्टोर में रखी हुई एक पुरानी कुर्सी है, जिसके बारे में कहानी तो लिखी जा सकती है,
अफसाना तो लिखा जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर बैठकर अफसाना और कहानी नहीं लिखी जा सकती, उसे ड्राइंग रूम के अंदर नहीं रखा जा सकता। तो नवाज शरीफ साहब की इस टाइम शरीफ ख़ानदान हो या पाकिस्तानी सियासत हो, उसमें यही हालात हैं। वो हर सूरत मुल्क से बाहर जाते, अगर वो जा सकते होते, वाज़े तौर पर लग रहा है कि उन्होंने अपने जो एक अनडिक्लेयर्ड स्पोक्स पर्सन उनके जावेद लतीफ़ हैं और दूसरे अहबाब से जो उन्होंने तत्ते बयान देने की एक नई काविश की है, लग रहा है कि उन्हें दोबारा झूठे इनकलाब का दौरा पड़ रहा है। तो वो चौधरी निज़ामुद्दीन इस टाइम तो पहले ही परेशान हैं और वो इस वक्त एक नया महाज नहीं खोलना चाहते। और उससे भी बढ़ के उनके भाई शहबाज शरीफ ने, एक पॉलिटिकल पंडित से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ज़रूर शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी निज़ामुद्दीन को कहा होगा कि भाईजान नू बाहर ना कलना, बाहर जाकर इन्होंने फिर वो बयान देने हैं कि मेरे कंट्रोल से भी बाहर हो जाने और आप लोगों ने फिर मुझे बुरा भला कहना है और आपने मेरी क्लास लेनी है और फिर ये मेरे राब्ते से निकल जाएंगे, इसलिए भाईजान को इधर ही रखें, टोकरे के नीचे ही, यहाँ पर ये वही बयान देंगे जो हम चाहेंगे। तो ये सिचुएशन एनालिसिस हम आपको दे रहे हैं। तो ये खबर झक्कड़ साहब की, लेकिन मेरी आदत है कि जब तक खबर बिल्कुल 100% कन्फर्म ना हो तो मैं उसको हतमी तौर पर आपके सामने नहीं दे सकता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो हालात वाक़यात हैं, जो हमें सामने जो थोड़े से फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं हालात वाक़यात के, उसके ऊपर हम ज़्यादा अपने तज्जिए के ऊपर इस पर फोकस कर रहे हैं। इस पर हमारे पास कोई कंक्रीट एविडेंस मौजूद नहीं है इस खबर की। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि इसहाक डार और वज़ीर ख़ज़ाना, हम रोज़ ही आपको ये बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि रोज़ ही कुछ ना कुछ हो रहा है तो बताना पड़ रहा है। हाँ जी, आपको पता है कि औरंगज़ेब साहब जो हैं वो चौधरी निज़ामुद्दीन के वज़ीर ख़ज़ाना है और नवाज शरीफ के वज़ीर ख़ज़ाना जो इसहाक डार होने चाहिए थे। अब इसहाक डार का और मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना का एक दूसरे से चपकलिश, लड़ाई और आडा जो है वो रोज़ की बुनियाद पर चल रहा है। अभी इसहाक डार साहब ने फ़ौरन आनन फानन प्राइवेटाइजेशन कमेटी का इजलास बुलाया और औरंगज़ेब साहब ने उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया और वो उसमें शरीक नहीं हुए। और इन हालात के अंदर अब इसहाक डार साहब ने फिर शर्मिंदगी छुपाने के लिए उस कमेटी के इजलास को जो है वो मुलतवी कर दिया, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर की मौजूदगी के बगैर प्राइवेटाइजेशन तो हो नहीं सकती। किसी और चीज़ पर इतना ज़ोर नहीं है जितना प्राइवेटाइजेशन पर है, क्योंकि चौधरी निज़ामुद्दीन ने हमें तो बताया था कि SIFC के तहत 25 अरब डॉलर और पता नहीं क्या कुछ आएगा, वो तो आया नहीं। अब घर के एसेट्स बेचने के ऊपर, अमीन पाकिस्तान के एसेट्स बेचने के ऊपर पूरी की पूरा फोकस है और उसके लिए पहले ही PIA का सारा कर्जा अवाम के खाते डाल दिया गया, अब अवाम पे करेगी और अब इन एसेट्स को बेचना और इसकी बहुत जल्दी है। और इसीलिए इसहाक डार भरपूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपने दोस्तों, यारों, मेहरबानों और इन्वेस्टर्स को, जिनको इंजन कहा जाता है, उनको बेचा जाएगा ये सब कुछ, ताकि वो इसमें से माल पानी बनाएं। तो ये तो आज औरंगज़ेब साहब ने की है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं ये हमें वाज़े तौर पर बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में किसान ज़रा थोड़ी सी देर के लिए खुशहाल हुआ था, उसे वक्त पर पेमेंट मिलनी शुरू हुई थी। याद कीजिए, गन्ने की फसल वक्त पर उठाई गई थी, गन्ने की पेमेंट जो है वो वक्त पर मिली थी। अच्छा, जब वक्त पर उठाई गई का बात है तो ये आपके समझने के लिए ज़रूरी है कि जो शुगर मिल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो एक कार्टेल के तौर पर काम करती हैं। उन्होंने अपनी एक यूनियन बनाई हुई है और वो जानबूझकर लेट शुगर मिल्स को चलाती हैं। उससे ज़िम्मेदार को नुकसान क्या होता है कि उसने अगली जो फसल बोनी होती है उसका खेत खाली नहीं होता, और शुगर मिल को फ़ायदा उसका क्या होता है कि जितनी देर गन्ना फसल जो गन्ने की है वो खेत में लगी रहती है तो उसका वज़न कम होता रहता है, लेकिन उसमें शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाती है, उनको ज़्यादा शुगर उसमें से प्रोड्यूस होती है। ज़िम्मेदार को नुकसान होता है क्योंकि गन्ने का वज़न कम होता है और उनको फ़ायदा होता है क्योंकि शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो पाकिस्तान के अंदर कवानीन है कि फ़लाँ से फ़लाँ टाइम में आपने मिल चलानी है। हर साल मिल्स का जो कार्टेल है वो उन दिनों के अंदर आकर नेगोशिएशन शुरू कर देता है। पूरे कार्टेल के तौर पर सारी मिल्स के मालकान और उनकी यूनियन हुकूमत को हर तरह से ब्लैकमेल करती है और मिल्स को टाइम पर नहीं चलाती। इमरान खान की हुकूमत पिछली 2-3 दहाइयों में वाहिद हुकूमत थी जिसने वक्त पर शुगर मिल्स चलवाई। फिर वो जब तोलते हैं ज़िम्मेदार की फसल को तो उसमें कम तोलते हैं, वो भी इमरान खान ने बंद करवाया और पूरा तोल दिलवाया। और फिर वो पैसे 2-2 साल नहीं देते थे, उसको भी इमरान खान ने यकीनी बनाया कि वक्त पर किसान को उसके गन्ने की फसल की पेमेंट मिली। इसके साथ साथ दूसरी फसलों में भी
4 बम्पर क्रॉप्स हुई थी इमरान खान के सालों के अंदर, और 4.4 शरह के ऊपर आपकी एग्रीकल्चर जो है वो ग्रो कर रही थी, किसान फल फूल रहा था। अब क्या है, अब एक तो गंदम की फसल, गन्ने के साथ तो जो हो रहा है और जो हुआ है वो सब ने देखा है, वापस बैक टू पवेलियन चले गए, बैक टू ज़ीरो चले गए। गन्ने की जो शुगर मिलें थी वो चली भी लेट, उन्होंने तोल भी कम तोला और वक्त पर पैसे भी नहीं दिए। वो सब कुछ तो रिवर्स हो गया जो इमरान खान ने करवाया था। अब गंदम की बारी आई है तो किसान को 3,900 रुपये रेट दिया गया है, जो कि बहुत कम है, हर सूरत बहुत कम है। और उसके साथ साथ अब पंजाब हुकूमत पहली बार दहाइयों बाद ये गंदम ख़रीदने का भी प्रोग्राम नहीं रखती, जिससे होगा क्या कि मार्केट क्रैश कर जाएगी और जो मिडल मैन होगा वो इन गरीब, मैं छोटे किसान की बात कर रहा हूँ, गरीब किसान का इस्तेसाल हो जाएगा। क्योंकि अगर 3900 कीमत रखी है तो वो 3,000 में इनसे ख़रीदेंगे, 3500 रुपये में ख़रीदेंगे और चंद महीने के बाद इसी गंदम को 6,000 और 7,000 रुपये के ऊपर फ़रोख्त करेंगे। ना ही आम सारफ को आटा सस्ता मिलेगा, क्योंकि उसको तो उसी कीमत पे मिलना है जो इन्होंने बेचना है मिडल मैन ने, ना ही किसान को पैसा पूरा मिलेगा, और सारा काम बीच में से मिडल मैन जो है वो कमा जाएगा और हुकूमती गमाश्ते कमा जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है, किसान का इस्तेसाल हो रहा है, जिसके ऊपर आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तीसरी खबर जी, इद्दत और निकाह का केस जो है वो आपको पता है कि इस टाइम कोर्ट्स में चल रहा है। इमरान खान और बुशरा बीबी की तरफ से सलमान अकरम राजा पेश हो रहे हैं। पिछली 2 तारीखों को पेशी पड़ी थी, मीन तारीख पड़ी थी, क्योंकि जज साहब जो थे वो शाहरुख अर्जुमंद जो जज हैं इसके, वो मौजूद नहीं थे अदालत के अंदर, क्योंकि वो उम्रा करने गए हुए थे। अब वो उम्रा करके वापस आए हैं। तो आज जो रिजवान अब्बासी प्रोसिक्यूटर हैं, चौधरी निज़ामुद्दीन के ख़ास आदमी हैं, वो आज अदालत में ही नहीं आए। तो सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि वो साथ वाली एक खाली अदालत में बैठे हुए हैं और बता रहे हैं कि इसके बाद वो मरी चले जाएंगे और केस में अपीयर नहीं होंगे, और ईद के बाद वो अपीयर होना चाहते हैं, केस को डिले करना चाहते हैं। बहरहाल जज साहब ने कहा कि आप दलाइल दें, तो सलमान अकरम राजा ने आज भरपूर दलाइल दिए और बताया कि इद्दत में निकाह पर इस्लाम वाज़े तौर पर औरत की राय को रिस्पेक्ट करता है, और इसी तरह से पाकिस्तान की अपनी सुप्रीम कोर्ट ने 39 डेज़ में, जी हाँ, माजी में कोई निकाह हुआ इद्दत में, खातून से पूछा गया, उसकी राय लेने के बाद और एक्सपर्ट्स की राय लेने के बाद 39 दिन के बाद जो निकाह था उसको सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ करार दिया और उसके अंदर किसी किस्म का नक्स नहीं निकाला। ये जो निकाह है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का, ये तो पूरी जो इद्दत की मुद्दत है वो कई महीने बल्कि उसमें ज़्यादा पूरी हुई है। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है ये अब झूठा केस बना रहे हैं। और याद कीजिए 2018 में खुद खाबर मानिका ने टेलीविज़न पर आकर बताया था कि ये सब झूठ है, उनका निकाह बिल्कुल दुरुस्त तरीके से हुआ है। आज वो अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। तो बहरहाल जज साहब ने कहा कि उस इंटरव्यू का भी रिकॉर्ड निकाल लाएं। बेहतरीन दलाइल दिए हैं सलमान अकरम राजा ने। लग रहा है कि ये केस भी ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही इस केस के ऊपर डिस्कशन ख़त्म होगी तो ये केस भी हमें ख़त्म होता हुआ लग रहा है। अच्छा जी, एक और नून लीगी ने खुद से ही अपनी जमात और अपनी हुकूमत मौजूदा के ख़िलाफ़ उन्होंने बयान दे दिया है। जी हाँ, ये आपको हम गुजरांवाला के इलाके से ये हम आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं। वो वीडियो देखिए और उसके बाद इस पर तज्जिया करते हैं। हर एमपी के हल्के फिर जलसा करांगे, ठीक है, और ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 45 45 ਤੇ 47 ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਸ਼ਾਫੇ ਕੋਲੇ 8000 ਹੈ, ਸਾਲਕ ਕੋਲੇ 23000 ਹੈ। 23000 ਵਾਲਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, 8000 ਵਾਲਾ ਸੂਬੇ ਸਫਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵੋਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕ ਗੋਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। जी, ये आबद रज़ा साहब हैं और ये उस लोकल इलाके के नून लीग के सरकर्दा वहाँ पर लोकल लीडर हैं और उनकी तरफ से कई दफ़ा एमएनए भी हुए हैं। इनको तकलीफ़ है, ये मेरा ख्याल नहीं जीत सके अगर मैं गलत नहीं हूँ। इनके जो मुखालफीन हैं, इनके ज़ाती मुखालफीन ना उस हलके के अंदर नहीं, दूसरे हलकों के अंदर मेरा ख्याल है, वहाँ से चौधरी शुजात हुसैन के बेटे जीते हैं, एक सूबाई असम्बली पर और एक कौमी असम्बली पर। और इनको वहाँ पर चौधरी शुजात हुसैन के बेटे ने ये दोनों सीटें जीती थी और इनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा इससे मसला है। और वो कह रहे हैं, सरेआम बता रहे हैं कि ये फॉर्म 45 और 47 पर जताया गया है। मीन अब नून लीग वाले, पहले आपको जवेद लतीफ़ साहब के बयान याद है,
उन्होंने वहाँ से कहा कि लोगों को जिताया गया। फिर राणा सनाउल्लाह ने कहा कि हाँ, हारे लोग ठीक हैं, लेकिन गिला ये है कि दूसरों को जिता दिया तो हमें क्यों नहीं जिताया। अब आबद रज़ा भी यही कह रहे हैं कि ये फॉर्म 45 और 47 से जिताया गया है और ये अवाम के साथ धोखा है। आपने खुद सुन लिया, तो अब ये खुद गवाहियाँ देना शुरू हो गए हैं कि इनकी हुकूमत जो है वो झूठे तरीके से फॉर्म 45 और 47 के ऊपर खड़ी है। अच्छा जी, शहबाज शरीफ बामुकाबला काकड़, जी हाँ, दोनों एक दूसरे से भरपूर मुकाबला कर रहे हैं। और भरपूर मुकाबला क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं कि दोनों हातम ताई की कब्र पर लात मार रहे हैं। काकड़ साहब ने जाते जाते वज़ीर आज़म ऑफिस के जो मुलाजमीन हैं उनको 2 इजाफी तनख्वाहें दी। जी हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे बाप के पैसों से देते हैं। इमरान खान ने तो कभी ऐसा नहीं किया था। जाते जाते वज़ीर आज़म हाउस के मुलाजमीन की तनख्वाहों में अफसरान और मुलाजमीन और सबकी 2 इजाफी तनख्वाहें दी। और उनके साथ ही वापस आते ही शहबाज शरीफ ने 3 इजाफी तनख्वाहें दी। और इस तरीके से ये 2 और 3 मिलके हो गई 5। और ये महज 2 से 3 महीने में इन्हें 5 अजाफी तनख्वाहें मिल रही हैं। जी हाँ, बेसिक नहीं, अजाफी तनख्वाहें मिल रही हैं। अब वो मुलाजमीन तो खुश होंगे, हमारे ज़माने में भी वो ये तनख्वाहें लेना चाहते थे। और जाहिर है उनमें से जो लोअर ग्रेड पे मुलाजमीन होते हैं उनको तो ये तनख्वाह चाहिए भी होती, लेकिन ये किसी की ज़ाती जेब में से तो नहीं जा रही ना। ये आप अपनी शरीफ किसी मिल में से तो नहीं दे रहे कि आप इस तरीके से ऐलान कर सकते हैं। बाकी सारे एम्प्लॉयज़ का क्या कसूर है? उनको क्यों नहीं ये तनख्वाह मिलेगी? तो हातम ताई की कब्र पर लात मारी जा रही है और लोगों को जो है वो इस तरीके से नवाजा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इनके बारे में जो ये हरकतें करते रहें वो वहाँ से ना निकलें और एक गुडविल क्रिएट करने के लिए। लेकिन बहरहाल ये काम इनका नया नहीं है, पुराना है और ये बार बार करते हैं। एक बार फिर इन्होंने किया है, लेकिन हमने कहा कि आपको बताएं कि दोनों के दरमियान भरपूर इस टाइम मुकाबला है। एक तरफ काकड़ साहब हैं तो दूसरी तरफ जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं। एक ने 2 तनख्वाहें दी हैं तो दूसरे ने 3 तनख्वाहें दी हैं। अच्छा जी, चलते चलते आपको याद करवाऊं कि आजकल आपने देखा होगा कि तमाम के तमाम लोग ही सोशल मीडिया के पीछे पड़े हुए हैं। चौधरी निज़ामुद्दीन भी कहता है सोशल मीडिया बुरा है, काजी साहब भी कहते हैं, मरियम बाजी भी कहती हैं, नवाज शरीफ भी कहते हैं, और हमारे जो बदकिस्मती से लफाफा सहाफ़ी हैं वो भी सोशल मीडिया के पीछे पड़े रहते हैं। हमने एक तफसीली वीलॉग किया, हुआ कुछ यूँ कि हमारी सरकारी हाजन जो है, जिन्होंने सरकारी हज किया था, हमारी बाजी आसमा शराजी साहबा, उन्होंने भी पीटीआई के सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। तो हमने एक वीलॉग किया है जो सरकारी हाजन साहबा के बयान को सामने रखते हुए एक सोशल मीडिया के पीछे सारे क्यों पड़ गए हैं, और उसमें पाकिस्तान की पूरी तारीख आपके सामने रखी और कोशिश की है अपने गांव के लोगों को समझाने की कि ये सोशल मीडिया का रौला है क्या, ये सारे इसके पीछे क्यों पड़ गए हैं। ज़रूर देखिएगा, मैं हमेशा आपको कहता हूं, लेकिन ये वीलॉग ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीलॉग है। आप इसको देखेंगे तो आपको पाकिस्तान की पूरी साबका तारीख और उसमें हुए सारे गलत फैसले और समझ आएगी कि ये सारे लठ उठा के सोशल मीडिया के पीछे क्यों पड़ गए। अगर आप नॉर्मली नहीं भी देखते पंजाबी वीलॉग तो आज का पंजाबी वीलॉग ज़रूर देखिएगा। और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।